Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आगे बढ़े उससे पहले आज जो एडिटोरियल्स हैं उसमें बता देता हूँ कि सेकंड वाला जो पेज है हमारा वहाँ से हम एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये गिग वर्कर्स वाला। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडियन, इंडियन एक्सप्रेस से मैंने एक एक आर्टिकल्स उठाए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और एक आर्टिकल ना कल द हिंदू में एडिटोरियल में मेरे से छूट गया था जो इंपॉर्टेंट था, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले आप चाहें तो क्लैट यूजी के हमारे विजेता बैच जो चल रहे हैं, अब नेक्स्ट बैच जो है वो आपका 8 अगस्त से स्टार्ट है, तो उसमें इनरोल कर सकते हैं। क्लैट पीजी का अचीवर्स बैच चल रहा है, 8 अगस्त से नया बैच स्टार्ट है, आप इनरोल कर सकते हैं। एनएलएसएट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 8 अगस्त से नया बैच है, वो भी इनरोल कर सकते हैं। आप चाहें तो क्लैट पॉइंट की मैजिक बॉक्स फॉर क्लैट यूजी स्टूडेंट्स 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी प्लस 50+ मॉक आपको मिलेंगे, उसमें भी इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा क्लैट पीजी, एनएलएसआई, DULLB के कोर्सेज, मॉक टेस्ट, सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे डेमो क्लासेस भी हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। और डिटेल में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज का पहला आर्टिकल, गवर्नमेंट्स ओन गिग वर्कर्स। सबसे पहले गिग वर्कर्स होते कौन है? तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक स्विगी के बंदों की फोटो है, तो बस बिल्कुल सही, यही लोग गिग वर्कर्स होते हैं। गिग वर्कर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि भाई वो अपने मर्जी से काम करते हैं। जैसे जब मैंने अपनी एप्लीकेशन ऑन करी तो उस समय आप देखोगे कि जो है मैं काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी एप्लीकेशन बंद कर दी तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज क्या, गिग वर्कर्स, और इन्हीं सबको गिग इकोनॉमी भी कहते हैं। तो अभी राइटर जो है वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास भी अपने ओन गिग वर्कर्स हैं। क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको बताता हूँ। देखिए भारत सरकार के पास आज की डेट में 3 टाइप की जॉब्स हैं। पहली तो देखिए वो होते हैं जो परमानेंट टाइप की जॉब करते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं जिनको हम बोलते हैं संविदा बेसिस पे, जैसे कि बहुत सारे पार्ट टाइम टीचर्स होते हैं या पार्ट टाइम बाबू बन जाते हैं या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें, जो प्यून का काम होता है पार्ट टाइम, तो ये दूसरा कैटेगरी होता है। तीसरा अभी जो बहुत प्रचलित है ना, वो ये नया निकला है जिसमें किसी ठेकेदार को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप जो है हमारा ये पर्टिकुलर काम है, इसके लिए बंदे हायर करो और काम कराओ। तो थर्ड वाले में ना सरकार की लाइबिलिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि ये एक प्राइवेट बंदे को काम देते हैं और वो अपने बिहाफ पे काम कराता है। तो जो राइटर है ना वो इसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई जब सरकार इस तरीके की चीज़ें करेगी तो फिर नीचे की जो और लोग हैं, जो जनता है या फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी इस चीज़ को करेंगे, फिर तो लोगों की कोई राइट्स ही नहीं रहे। हम कितनी बार बात करते हैं कि स्विगी, जोमेटो, ओला, जो इन सब के ड्राइवर्स हैं या फिर जो इनके वॉलेट हैं, इन लोगों के पास कोई राइट नहीं है। जैसे कि आप देखो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनको पीएफ मिलता है, उनको और भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन सरकार अपना काम ही करवा रही है यहाँ पे। जो तीसरे वाले, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे जो हायर करते हैं लोगों को और काम करते हैं, लेकिन लाइबिलिटी से मुक्त हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है, और राइटर वही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास अपने ओन गिग वर्कर्स हैं और गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों को मैनेज सही से नहीं कर रही है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या आती है ना, इस वाले काम में प्रॉब्लम भी बहुत आती है। जैसे कि क्या होता है, इसमें एक एग्जाम्पल है कि महाराष्ट्र में ना एक बार औरंगाबाद बस सर्विस के साथ मिलकर ना काफ़ी सारी बसेस को इसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलवाया था, जिसमें जो ड्राइवर्स थे वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लेके आया था। फिर एक दिन ऐसा हुआ अचानक से कुछ सारे ड्राइवर्स गायब हो गए। तो बसेस में क्या दिक्कत हो रही थी, कभी 10 बसें चल रही हैं, कभी 5 चल रही हैं, कभी 4 चल रही हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूटी है ना वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। ना वो वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल है सरकार को, वो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर कुछ कर नहीं सकता है, प्राइवेट बंदे हैं भाई, और कॉन्ट्रैक्टर का भी आप कुछ नहीं कर सकते, वो भी प्राइवेट है भाई, हमारे पास है ही नहीं बंदे। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी चीज, जो बंदे इसमें काम करते हैं भाई उनके लिए भी तो प्रॉब्लम है। दे डू नॉट हैव अ सिंपल राइट्स। कोई भी उनके पास अगर कुछ हो जाए कल को, भगवान न करे, बट समवन इज वर्किंग ऑन ए टेंडर बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे 10 लोगों को लाके एक रोड बनवाई जा रही है, वो सरकार का काम हो रहा है। या फिर मान लो जो कचरा उठाने वाले हैं उसके लिए सरकार ने किसी कॉन्ट्रैक्टर से कहा है 20 लोगों को रख दो और करो। अब कल को वहां पे कोई हादसा हो जाए, सरकार की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, देयर इज नो लाइबिलिटी, बिकॉज सरकार के तो वो एम्प्लॉयज ही नहीं है, वो तो उस कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज हैं, और कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ इज अ प्राइवेट गाय। तो ये काफी इस पे जो क्रिटिसिज्म था वही यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। ठीक है, पहला दूसरा तब भी ठीक है, जो संविदा बेसिस पे होता है, जो पार्ट टाइम बेसिस पे सरकार रखती है, उसमें भी आपके पास पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अभी इसी पे देखिए एक और बात थी, तो मैंने कहा आपके साथ इसको भी शेयर किया जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक म्युनिसिपल का बंदा था जो सफाई करता था, तो उसके डस्टबिन में मोदी जी एंड योगी जी की फोटोज ऐसे चल रही थी, तो उसको ना तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था।
बाद में फिर काफी क्रिटिसिज्म हुआ सरकार का कि भाई जो सफाई वाले बंदे हैं वो सफाई कैसे करेंगे, अगर कोई सामान पड़ा मिलेगा तो इसमें रखेंगे ही ना। तो फिर इसको वापस से बहाल किया गया था। तो यही प्रॉब्लम होती है इस तरीके की जॉब में कि भाई कभी भी हट गए, कभी भी हटा दिया, तो ये बहुत प्रॉब्लम का एक विषय है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा एक आर्टिकल आज जो है मैंने लाइव लॉ से उठाया है। इसमें क्या हुआ, रिकॉलिंग इमरजेंसी डेज, सीजीआई रमन्ना अर्जेस मीडिया फॉर ऑनेस्ट जर्नलिज्म। देखो द हिंदू के एडिटोरियल्स में ना आजकल बहुत कुछ ऐसे खास एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं आ रहा है, और हमारा मोटिव यही रहता है कि हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को कवर करें। तो मैं इसलिए भी 3-4 न्यूज़पेपर एक साथ पढ़ता हूँ सुबह, और फिर उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। भले कभी कभी थोड़ी सी लेट हो जाती है, लेकिन उसका कारण ये होता है कि वीडियोस मैं 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। और दूसरी चीज़, आप ना कभी भी वीडियोस को लेंथ से जज मत करिए कि भाई उनके यहाँ पे तो 1 घंटे का हो रहा है, 1.5 घंटे का हो रहा है। या देखो कोई भी चीज़ ना आप 10 बार रिपीट करके करने लग जाओगे ना तो वो लंबी हो जाएगी। और जब भी आप पीडीएफ ओपन करके बैठ जाओगे द हिंदू की और पढ़ने लगोगे एक एक न्यूज़, तो टाइम लगना ही है ना। आप यहाँ पे क्वालिटी पे काम करिए। आप खुद बच्चे समझदार हैं, आपको खुद समझना होगा कि 1.5 घंटे 1 घंटे आप सेशन देखोगे, 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो क्या 3-4 घंटे आपको दिन में हिंदू ही पढ़ना है? ऐसा नहीं होता है। और हर दिन इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। जागो ग्राहक जागो वाली बात है। यहाँ पे आ जाते हैं, रिकॉलिंग इमरजेंसी डेज, सीजीआई रमन्ना अर्जेस मीडिया फॉर ऑनेस्ट जर्नलिज्म। ऐसा बोला गया सीजीआई रमन्ना जी के द्वारा कि भैया आज की डेट में मीडिया जो है ना वो कंगारू कोर्ट्स बन चुकी है। जानकार तो ऐसे कहते हैं कि अब इंडिया की मीडिया जो है वो इतनी नीचे गिर चुकी है कि थोड़ा और नीचे गिरेगी तो तेल निकल आएगा। मतलब जमीन में जैसे खोदते हैं ना कि नीचे खोदते जाओ तेल आ जाएगा, तो उस तरीके की बातें भी कही जाती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि कंगारू कोर्ट्स बन चुके हैं। कंगारू कोर्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तरफा होती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी प्रचलित रहती है, काफ़ी इलीगल है ये चीज़ें। अभी हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी कवर की थी, कंगारू कोर्ट ने एक बंदे को मौत की सजा दे दी थी। तो कंगारू कोर्ट में क्या होता है, तुरंत ट्रायल होता है, तुरंत वो हो जाता है, बंदे से पूछते भी नहीं भाई आपने क्यों किया। तो रमन्ना जी का कहना है कि मीडिया जो है आज की डेट में कंगारू कोर्ट बन चुकी है। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं भाई, चीज़ें जो हैं वो सही है नहीं आज की डेट में। दूसरी चीज़ जो देखने में एक मिल रही है ना, वही प्रॉब्लम ये मिल रही है कि मीडिया जो है ना, आप चैनल्स उठा के देख लो, देर आर लॉट ऑफ चैनल्स जो बायस्ड हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग चैनल हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी बायसनेस शो कर रहे हैं। कोई किसको सपोर्ट कर रहा है, कोई किसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की डेट में जैसे कहते हैं गोदी मीडिया फॉर मोदी जी, बट ऐसा नहीं है। देर आर लॉट ऑफ ऐसा मीडिया जो हमारी सरकार कुछ अच्छा भी कर ले उसको भी खराब बताएगी, और कुछ ऐसी हैं जो खराब हो रही हैं वो भी अच्छा नहीं बताएंगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अभी चल रही है। तो इसी के ऊपर कहा गया है, अगर रोल ऑफ मीडिया देखें तो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है हमारे मीडिया को। आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है वो इसका पार्ट है। राइट देता है जर्नलिस्ट को अपनी बात रखने का, जनता तक अपनी बात पहुंचाने का। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कोर प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रूथ एंड एक्यूरेसी होती है, इंडिपेंडेंस होता है, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी होती है, ह्यूमैनिटी होती है। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं था, बस सीजीआई रमन्ना जी ने कहा था एज ए लॉ एस्पिरेंट हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों से, तो वो मैंने यहाँ पे डाला है। कंगारू कोर्ट्स के बारे में हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा हुआ है, आज भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, वो ध्यान रखिएगा। कल को कभी प्रेस के फ्रीडम पे कोई आर्टिकल पूछने तो ध्यान रखना 19(1) ही होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कल एक एडिटोरियल हमारा छूट गया था द हिंदू का, साइड में था, नजर ही नहीं आया मुझे। फिर मैंने रात में इसको पढ़ा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ब्रिंगिंग यूरेशिया क्लोजर, अभी क्या हुआ ना, बहुत अच्छा आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्लैड यूजी वाले हमारे स्टूडेंट्स के लिए, एनएलएसएट वाले हमारे स्टूडेंट्स के लिए, DU-LLB के स्टूडेंट्स के लिए। पीजी वालों के लिए ये नहीं है, लेकिन सुन लो, तुम लोगों के लिए भी काम की चीज़ है, पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या है कि ये मैप आप देख रहे हो, ठीक है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में आज से 1-1.5 महीने पहले ही मैंने डिस्कस किया था, पर अभी फिर से देख रहे हैं हम। हुआ क्या ना, अभी फिलहाल भारत के पास ना 2 कंसाइनमेंट आए हैं फ्रॉम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। क्या है पूरा मसला, देखो भारत से रशिया के लिए जो एक कन्वेंशनल रूट होता है ना, वो ये ब्लू वाला होता है। देखो कितना घूम के जाना है, नॉर्थ सी, बेलेटिक सी, और यहाँ पे ना सूज कनाल से जाना होता है, जो आपने काफी बार न्यूज में सुना हुआ है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, जो शिप्स होती है निकलने की जगह नहीं होती, इतनी पतली जगह है और बहुत ज्यादा वर्कलोड है, बहुत सारी शिप्स यहाँ पे गुजरती हैं, तो सूज कैनाल पे दिक्कत आती रहती है। तो भारत और रशिया जो है ना एक अल्टरनेट रूट क्रिएट कर रहे थे जिसका नाम था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अभी रिसेंटली ऑपरेशनलाइज हो गया, ये पहले से बंद तो रहा था लेकिन ऑपरेशन में अभी रिसेंटली आया है, और 2 कंसाइनमेंट भी इंडिया में इस रूट से आए हैं। जैसे देखो क्या रूट है ये, सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, फिर अस्ट्राखान, फिर अजरबैजान,
ईरान के होते हुए बंदर अब्बास होते हुए मुंबई, आपने पाकिस्तान को जो है कंप्लीटली यहाँ पे बाईपास कर दिया है। अब ये क्या है, क्यों इसकी इतनी नीड है, अचानक से क्या जरूरत है? तो सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना ये, दिस इज अ एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड बस, हाँ ठीक है, दिस इज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे सिर्फ शिप का रास्ता नहीं है, यहाँ पे रोड का भी यूज होगा, रेलवे का भी यूज होगा, शिप्स का भी यूज होगा। तो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज मल्टी मॉडल। ठीक है, इसमें आपका हर यूज करते हुए, हर चीज का यूज करते हुए ये एक रूट तैयार हुआ है और इतनी बड़ी डिस्टेंस को जो है ये काफी मात्रा में कम कर रहा है। तो ये इस वजह से इतना प्रचलित अभी काफी समय से न्यूज में था और ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ था, बस एक कॉन्सेप्ट था, बट अभी ऑपरेशनलाइज हो गया है। राइटर जो है ना इस आर्टिकल में यही कह रहे हैं कि भाई ये न्यूज में इतना आया नहीं जितना आना चाहिए था। ये 70 to 100 किलोमीटर का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। यूरेशिया फ्री ट्रेड एरिया जो है ये इसको भी हेल्प करता है। यूरेशिया फ्री ट्रेड एरिया क्या है? देखो रशिया ने अभी ना एग्रीमेंट किया है काफी सारे कंट्रीज के साथ, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, जिसमें फिर टैक्स एंड ये सब रिपीट आपस में नहीं रहेगा, इन लोगों को इजीली ट्रेड होगा, तो उसी का नाम है यूरेशिया फ्री ट्रेड। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। इसके बाद देखिए क्या हुआ था, ये ईरान, इंडिया एंड रशिया ने मिलकर 2000 में प्लान किया था। उसके बाद कजाकिस्तान, बेलारूस, ओमान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, सीरिया सब इसमें जुड़ गए थे। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये 40% जर्नी टाइम जो है वो कम कर देता है और कॉस्ट 30% गिरा देता है। जो हमारा पुराना वाला रूट था, मैंने आपको वो भी पूरा दिखाया है। जो सूज कैनाल के बारे में मैंने आपको बताया ना, ये एक्चुअली में बहुत चिंता का विषय रहता है। यहाँ पे काफी बार न्यूज आती है कि शिप्स फंस गई हैं, निकल ही नहीं पा रही हैं, ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, जो कि बहुत पतली सी ये एरिया है जहाँ से पूरे शिप्स जो है वर्ल्ड के काफी ज्यादा निकलते हैं। क्योंकि ये जो रूट है ना, ये बहुत बड़ा रूट है, ये लगभग हर कंट्री के लिए एक सी मैरीटाइम रूट है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीएसटी लेवीज वॉन्ट बर्डन द पुअर। तो अभी मिल्क, बटर मिल्क, इन सब पे भी जब जीएसटी लगा है तो सरकार का काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है। देखो कभी कभी बस दुख इतना होता है कि सरकार जो टैक्स लेती है, ठीक है भाई, हम लोग कमा रहे हैं, हम लोग टैक्स देंगे, सरकार ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। बट फिर जब वेस्ट बंगाल में भी आपने एक स्कैम सुना और भी ऐसी स्कैम सुनते हो, तो वो जो पैसा उन लोगों के पास होता है वो कहाँ से आता है यार? हम लोगों का, टैक्स पेयर्स का पैसा है, तब दुख होता है। तो जीएसटी लगाइए, आप सब कुछ करिए, आप करप्शन रोकिए यार, इस पे काम करिए, हम तो बस इतना चाहते हैं। ठीक है भाई, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेगा आदमी, लेकिन जो करप्शन है ना वो कभी आप सुनते हो ना तो आपका दिल दहल जाता है। मैं आपको ना एक और इस पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, मे बी आपने ये वीडियो देख ली हो। एक यूट्यूबर है, वो काफ़ी अच्छी बातें बनाते हैं, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। आप लोगों में ये देखते होंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो लोग बचपन से चाहते हैं कि हमारे बच्चों को घर दें, घर बनवाएं। एक घर के पीछे काफ़ी पेरेंट्स का जो है लाइफ दाव पे लगा रहता है, काफ़ी उनका एक सपना होता है। उसके बावजूद भी वो घर जो है ना, या तो वो बहुत मुश्किल से बनवा पाते हैं या फिर नहीं बनवा पाते हैं। और हम लोग कभी कभी कोस भी देते हैं कि यार नहीं, ऐसा क्यों है। लेकिन ना इसमें आपके पेरेंट्स की गलती है ही नहीं, इसमें गलती है करप्ट लोगों की। मैं आपको ना इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो कि कोई जगह है, ठीक है, ये एक्स नाम की जगह है, मैं बात कर लेता हूँ लखनऊ में, एक्स नाम की जगह है। ठीक है, इसकी जो कीमत है ना वो 1,20,00,000 है। क्या है? 1,20,00,000। ठीक है, ये जो कीमत है ना 1,20,00,000, ये एक आम आदमी के लिए है जो पूरा व्हाइट मनी से इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहेगा। पर जो ब्लैक मनी से इस पैसे को खरीदना चाहेगा ना, उसके लिए इसकी कीमत 1,20,00,000 है ही नहीं। पहली चीज तो जो ब्लैक मनी वाला बंदा है उसके पास पैसा भी ब्लैक में है, तो वो उसकी इनकम ही नहीं थी, वो कहीं से उसने इकट्ठा करी हुई है। दूसरी चीज क्या है ना, जो 1,20,00,000 है, आपको ये व्हाइट मनी में क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप लोन उठाओगे, आप चीजें करोगे, तो आपको इस पे पूरा फिर 18% शायद टैक्स होता है, वो पे करोगे, तो काफी सारा अमाउंट आपको सरकार को भी देना पड़ेगा। 15-20 लाख तो वही हो गया, और 1,20,00,000 की प्रॉपर्टी आपको पड़ेगी। जो ब्लैक मनी में बंदा होगा ना, वो जाएगा भाई, जिसकी प्रॉपर्टी होगी उससे बोलेगा कैश ले लो, तो उसको क्या पड़ेगा भाई? कैश में देखो 20-30 लाख का, दोनों को, उसको भी टैक्स बचेगा, इसको भी टैक्स बचेगा, तो ये प्रॉपर्टी उसको जो है ना कम दाम में ऐसे ही पड़ जाएगी। और वो सामने वाला बंदा भी अपने इनकम को छुपाने के लिए कैश में लेने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी करंट बंदे को 80 लाख 70 लाख में मिल जाएगी। एक मैं आपको मोटा मोटा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये वजह होती है जिसके वजह से प्रॉपर्टी, आपको लगता है महंगाई इतनी बढ़ रही है तब भी प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़े जा रहे हैं? क्योंकि जो करप्ट लोग होते हैं ना, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है अपने पैसे को वाइट करने का, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते जाते हैं। और आप, अगर रियलिटी बता रहा हूँ, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स उठा के देख लेना, आसपास अपने मोहल्ले गांव में निकल जाना,
आपको हर तीसरा चौथा जो प्रॉपर्टी है ना वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ही दिखेगा, जो कि या तो एक्स थे या फिर हैं। तो ये एक कड़वा सच है जिसको आपको झेलना पड़ेगा। ममता टू रीशफल वेस्ट बंगाल कैबिनेट टुमारो। और ये सिर्फ अभी की गवर्नमेंट के लिए नहीं है यार, ये अभी तो करप्शन सबसे कम है इंडिया में, ये बिल्कुल मैं खुला आम कह रहा हूँ। और हमारी सरकार का कोई मैं ऐसा नहीं हो कि बहुत भक्त हूँ या कुछ इस तरीके की बातें, पर दिस टाइम द करप्शन इज इंडिया सबसे कम है। अगर आप अभी सरकार को उठा लो, कांग्रेस के टाइम पे तो कितने स्कैम्स होते थे, इवन कॉमनवेल्थ नहीं छोड़ा था, तो वो एक अलग सब बातें हो गई। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो करप्शन है ना, दिस शुड बी कैसे भी करे खत्म होना चाहिए। ममता टू रिशफल वेस्ट बंगाल कैबिनेट टुमारो, मामला चल ही रहा है, आपको बताइए। चटर्जी जी पैसा खा के बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हैं तो डिसाइड होगा। जीएसटी कलेक्शन जंप बाय 28% ऑन इंपोर्ट्स, दिस इज अनदर न्यूज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो पता है ना, इंपोर्ट मतलब हम सामान खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब हम बेच रहे हैं। बड़ी बुरी बात है कि दिल्ली के अंदर सेकंड मंकी पॉक्स का केस देखने को मिला है। फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री तो कुछ नहीं है, तो मंकी पॉक्स जो है फिर भाई कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। बस हम लोग यही चाहते हैं जल्द से जल्द खत्म हो जाए, कोविड जैसा कोई सीन ना हो। इसके बाद क्या, सेंस ऑफ स्पीचेस टू क्रिएट फियर अमंग मुस्लिम्स, दिल्ली पुलिस टू हाई कोर्ट। मामला चल रहा है उमर खालिद जी के ऊपर, यूएपीए का इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं और भी बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने बोला है कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी ना वो मुस्लिमों को भड़काने के लिए दी थी, जिससे कि पूरा ये मामला जो है इग्नाइट हुआ था। तो लेट्स सी इस पे क्या होता है। यूएपीए के बारे में डिटेल में हम कभी और देख लेंगे एडिटोरियल में, ऑलरेडी हमने बहुत बार कवर किया हुआ है, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस भी ढूंढ के देख सकते हैं, यूएपीए पे है। एक और बुरी खबर है, बीमारियां आने की नाम खत्म ही नहीं हो रही हैं। अफ्रीकन स्वाइन जो है वो कन्नौर में देखने को मिला है, उससे पहले वायनंद केरला में देखने को मिला था। अब ये अफ्रीकन स्वाइन होता क्या है, तो एक चीज अच्छी है कि सिर्फ ये एनिमल टू एनिमल फैलता है। ये पहली बार इंडिया के आसपास ना नवंबर दिसंबर 2019 में देखी गई थी, चाइना बॉर्डरिंग अरुणाचल प्रदेश में। क्लासिकल स्वाइन फीवर की तरह अफ्रीकन स्वाइन फीवर भी होता है। पहली बार अफ्रीकन स्वाइन देखो थोड़ा सा देख लो, पिक से होता है, ठीक है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर पहली बार अफ्रीका में 1920s में देखने को मिला था। हिस्टोरिकली इसका आउटब्रेक जो है ना अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप, साउथ अमेरिका, कैरिबिया में देखने को मिला। रिसेंटली 2017 में काफी जगहों पे इसको देखा गया, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स के अंदर। जानवरों से जानवरों को ही होता है, इंसानों को नहीं होता। अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसे केस देखने को नहीं मिले। Mortality is close to 100% and since the fever has no cure, the only way to stop it is spread by killing the animals. Although अभी तक तो कोई इसकी प्रॉपर वैक्सीन भी नहीं निकली है, अभी कोई ह्यूमन बींग्स को थ्रेट नहीं है क्योंकि फिलहाल एनिमल्स टू एनिमल्स ही हो रहा है। पर आज की डेट में पता नहीं है, जो ये वायरसेस जो बीमारियां होती है ना, ये भी जेनेटिकली अपने आप को बढ़ा लेती हैं। कोविड में क्या हुआ था, ये वेरिएंट कैसे आ रहे थे भाई, ये लोग भी तो जीव हैं। तो ये लोग अपनी समय के साथ ना, जैसे इंसान बंदर से इंसान बना, ऐसे ये वायरस भी इवॉल्व हो जाते हैं। तो बस अब ये इवॉल्व ना हो जाए। फिर देखिए अभी एक आईएमएफ की न्यूज, एक काफी दुखद खबर सामने आई थी कि MiG-21 करके जो एक आपका ट्रेनर जेट है, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था राजस्थान में, और जिसके अंदर जो पायलट थे, आई थिंक दे बोथ वर डेड, शहीद हो गए थे। तो ये एक बहुत दुखद खबर थी। थोड़ा सा जान लेते हैं MiG-21 के बारे में। MiG-21 अभी भारत के अंदर देखो, Su-30 MKI 12 हैं, जगुआर 6 हैं, MiG-21 4 हैं, और मिराज 2003 है, MiG-29 UPG 3 है, LCA 2 है, राफेल 2 है, फाइटर जेट्स की बात हो रही है। MiG-21 की फुल फॉर्म होती है मिकोगन गुरेविच MiG-21। रशिया सोवियत यूनियन से आपने उठाया है। मिकोगन गुरेविच डिजाइन ब्यूरो रशिया का है, उसके द्वारा ये बनाया गया है। शॉर्ट में इसको बलाइका भी बोला जाता है, निकनेम जो है इसका। ये 1959 में रशिया में आया था। 1975 में रशिया ने इसको यूज करना बंद कर दिया था, पर बहुत सारी कंट्रीज को फिर इन्होंने बेचना शुरू किया, आउटसोर्स करना शुरू किया। इंडिया के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1963 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद इसको अपग्रेड करते हैं, चीज़ें बदलते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी है, और रशिया ने जो है 1985 के आसपास इसको प्रोड्यूस करना भी अपने आप पे तो बंद कर दिया था। ठीक है, तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सोली अराइव्स अमिड एंटी इंडिया इन स्टेट इन मालदीव। तो मालदीव इस्लामिक कंट्री है। थोड़ा सा जो नुपुर शर्मा जी वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद तो और ही हुआ था। और मालदीव में थोड़ा सा ये भी कि चाइना के सपोर्टर्स है अपोजिशन पार्टी में, तो काफ़ी इंडिया के खिलाफ भड़काते रहते हैं। तो उसी में अभी मालदीव के प्रेसिडेंट भारत आए हैं, लेट्स सी मे बी रिलेशन बेटर हो जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि स्मृति ईरानी की जो डॉटर है, शी डिड नॉट ओन द गोवा रेस्टोरेंट। ये सारे फेक आरोप लगाए हुए थे। पेलोसी जी के ऊपर चल रहा था कि एशिया टूर पे आने वाली हैं, लेकिन अब उन्होंने कंफर्म किया है भाई तैवान भी जाएंगे, ऐसा रिपोर्टों के थ्रू सुनने में आ रहा है। चाइना को तो ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, लेकिन अब जो है वो है।
यूक्रेन से जो वीट को एक्सपोर्ट रोका गया था उसको वापस रशिया के थ्रू चला दिया गया है। ओडेसा पोर्ट से पहला शिपमेंट भी निकल चुका है। इराक में हालत खराब है, सत्ता पलट फिर से हो सकता है, जब कुछ बड़ा होगा तब देखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स को जो मेडल टैली होगी ना वो हम एक साथ कवर करेंगे लास्ट में। अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कब से क्या आया। तो 1881 में एस्टले कूपर को मल्टीपल गेम्स एट वन स्पोर्ट्स इवेंट का आइडिया आया, जिसको फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी जानते थे, और 4 साल में एक बार होते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश एम्पायर गेम्स 1930 से 1950 तक इसको कहते थे। 1954 से 1966 तक इसको ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता था। 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता था। 2002 में इसका प्रॉपर नाम कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया था। पहली बार जो है ये कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन 1930 के अंदर, और पहले उसमें जो है 6 स्पोर्ट्स रहते थे, पर ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज रह गई है, मैं उसको डिस्कस करना भी दिमाग में जस्ट आया है। इसके अलावा देखो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है सेशन नहीं होगा। मैंने आपको रीज़न बताया है। मैंने ऑफिस हमारा पूरा लखनऊ में चल रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं 1 साल के लिए LLM करने के लिए जाऊंगा MNLU, महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी में। आपके सर का एडमिशन हुआ है LLM के लिए। तो पहले प्लान था कि नहीं करना है, लेकिन आप लोगों ने भी कहा और घर पे भी सोचा, फिर मैंने भी सोचा कि अब कोचिंग में ही आगे चलना है, तो लोग ना ये नहीं देखते नॉलेज कितनी है क्या है। ऑल्दो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास और भी मेरे जो साथ के लोग इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं या फिर हमारी जो टीचर फैकल्टी है सब NLUs की है, पर एक होता है NLU का टैग, तो फिर मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। तो हमारा ऑफिस बाकी सब यहाँ से रहेगा, मेरी क्लासेस में लूँगा कैंपस से MNLU से, ठीक है। तो उसके लिए मैं 5 से 10 तो जाऊँगा वहाँ पे, थोड़ा सा हॉस्टल देखेंगे क्या सिस्टम है, कैसे क्या करना है। बाहर एक छोटा सा ऑफिस कहीं पे रहेंगे, रेंट आउट करेंगे, वहाँ पे अपना सिस्टम रखेंगे, वहाँ से क्लासेस आपकी करेंगे, लेकिन 5 से 10 के बाद ही करूँगा, 10 तारीख के बाद। तो 5 से 10 ऑफ रहेगा, पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। अभी हमने यहाँ पे ना इसके बारे में जाना था, नॉन अलाइनमेंट एंड मल्टी अलाइनमेंट करके लिखा हुआ है, ये एक पॉइंट रह गया था। देखो पहले क्या था ना, इंडिया जो है ना वो नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाता था कि हम जो है किसी भी कंट्री के साथ अलाइन नहीं करेंगे, हम अपना इंडिविजुअल है, हम किसी के साथ नहीं है। पर अब इंडिया ना मल्टी अलाइन करता है। देखो हमने क्वाड भी ज्वाइन कर रखा है, हमने INTC को भी पकड़ रखा है, हमने I2U2 भी ज्वाइन कर लिया है। तो हमारी जो अब कंट्री का जो पर्सपेक्टिव हो गया ना कि मल्टी कंट्रीज को आपस में जो है एक साथ इंगेज करेंगे, तो अब मल्टी अलाइनमेंट पे हम आ चुके हैं, ठीक है। काइंड ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने का इंडिया का एक तरीका है। आज हमने क्या क्या देखा, तो हमने जर्नलिज्म के ऊपर रमन्ना जी का स्टेटमेंट था वो देखा, गिग वर्कर्स वाले एक आर्टिकल देखा, देन हमने ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देखा। इसके अलावा देन नॉन अलाइनमेंट मल्टी अलाइनमेंट वाला वो देखा, ममता टू रीशफल वेस्ट बंगाल कैबिनेट टुमारो, GST कलेक्शन जम्प्स, सेकंड मंकी पॉक्स केस, अफ्रीकन स्वाइन फीवर रिपोर्टेड इन कन्नौर, और दिस इज इट। ये था हमारा आज का सेशन। फिर हमने IF का जो एक इंसिडेंट हुआ है वो देखा, MiG-21 के बारे में देखा, एंटी इंडिया स्ट्रेन मालदीव के बीच में वहाँ के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, पेलोसी विजिट करेंगी तैवान को, ओडिशा पोर्ट से पहला कंसाइनमेंट निकल गया है, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जाना। तो दिस इज इट गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब